नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट संख्या 33। इसके पहले हम 32 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी कैसी है, तो इसे हल करने के बाद जो है आप जान सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जीएस के प्रश्नों से जो है शुरू करते हैं। तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1/3 एटमॉस्फेयर पर। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो है वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल जो है 1/3 एटमॉस्फेयर के तनाव पर रहता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है प्रकाशिक तंतु कार्य करता है। और पूर्ण आंतरिक प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान जो वह क्रांतिक कोण से अधिक हो। क्रांतिक कोण जो है वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि प्रकाश तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोतियाबिंद। नेत्र के लेंस का अपारदर्शी होना वह मोतियाबिंद कहलाता है। सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में पाया जाता है और इस रोग के कारण मनुष्य जो है वह अंधा हो जाता है, दिखाई उसे नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम रॉन्टजन। एक्स किरणों की खोज वह 1895 में विलियम इनका पूरा नाम है विल्हेम कोनराड रॉन्टजन द्वारा की गई थी। यह एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। एक्स किरणें फोटोग्राफिक्स प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम रॉन्टजन के द्वारा खोज की गई थी 1895 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है वह पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन। विटामिन समूह को सहायक आहार कारक की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है और रासायनिक रूप से एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं और विटामिन की पूर्ति भोजन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए का। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। इसमें बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो यदि पूछा जाएगा कि गोल्डन चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है और इसका निर्माण स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंसेज के इंगो पोट्रिक्स ने फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय के पीटर बेयर के साथ काम करते हुए इसमें किया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन के दिया है यहाँ बंध्यापन। तो विटामिन के जो है की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इसलिए जो है यह आपका गलत हो जाएगा। और नियासिन विटामिन दिया गया है, नियासिन, तो यह हो जाएगा आपका प्लैग्रा रोग होता है। थायमिन की कमी से जो कि B1 कहा जाता है बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन आपका, कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग की खोज जो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। तो ये तो पूछा जाएगा रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा की गई? तो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 26। कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं और कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कुंजियों की संख्या जो है वह नॉर्मली 104 होती है। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन आपका, मीमांसा के प्रणेता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जैमिनी। मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी थे। उन्होंने मीमांसा सूत्रों की रचना की और उन पर सबर मुनि ने भाष्य लिखा है। और कणाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद को ही भारत में परमाणुवाद की स्थापना एवं भौतिक शास्त्र के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किसे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गुजरात जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। उसने यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयचंद। मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में, जो कि चंदावर का युद्ध पूछा जाएगा किस सन में हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था, जयचंद को पराजित किया था। और यह कन्नौज साम्राज्य के राजा थे तथा अपनी विशाल सेना और युद्धप्रिय होने के कारण इसे दल पंगुल की उपाधि के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है शहंशाह। अकबर के शासनकाल की सबसे बड़ी मुद्रा वह शहंशाह थी। और इलाही आप देख सकते हैं यहाँ ये ऑप्शन में दिया गया, यह स्वर्ण सिक्का गोलाकार था। एक इलाही सिक्का 10 रुपये के बराबर था। और जलाली दिया गया है यहाँ बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो अकबर ने चौकोर, जो कि वर्गाकार जलाली नामक सिक्का जो है यह चलाया था। और डी ऑप्शन आपका दिया गया है असरफी। तो यह प्राचीन काल का एक प्रकार का सोने का बड़ा सिक्का था जिसको असरफी कहा जाता है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? तो वह शहंशाह कहलाती थी। अगला क्वेश्चन आपका, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है द्वितीय। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से द्वितीय, जिसको दुख समुदाय कहा गया है, यह प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह बुद्ध की शिक्षाओं का सार है जो कि द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि किसी वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पर की व्याख्या करता है? तो द्वितीय, जिसको दुख समुदाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। आपका एक तरफ जो है दिया गया है मध्यकाल से संबंधित अधिकारी और दूसरे सूची में विवरण। तो ये है आपका खुत। तो खुत जो है ग्राम अधिकारी को कहा जाता है। खुत ए का चौथा हो जाएगा आपका। और बी है आपका अमीर ए हाजिब। तो यह नगर पालिका के नियमों के व्यवस्थापक को कहा जाता है अमीर ए हाजिब। तो बी का दूसरा हो जाएगा। और सी है आपका मुहत्सिब। तो मुहत्सिब जो है वह सुल्तान का प्रभारी अधिकारी होता था। तो सी का पहला हो जाएगा। और डी है नवीसंदा। तो नवीसंदा वह लिपिक यानी कि क्लर्क को कहा जाता है। तो डी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि 4 2 1 3 जिस विकल्प में होगा वैसे ही हो जाएगा। तो 4 2 1 3 आप देख सकते हैं कि विकल्प सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, पृष्ठभूमि से संबंधित वे कौन सी बातें थी जिसमें जिन्ना की बातें सही थी?
तो पहला आपका यह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1929 की बैठक में दिया गया था। दूसरा है यह नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में था जिसे उन्होंने मृत्यु का वारंट माना था। तीसरा है शुरुआत में कुछ सुधार आगा खां और करीम जलाल ने बताए थे, किंतु बाद में जिन्ना ने उन्हें एकत्र किया और हिंदुओं की प्रतिक्रिया पर 14 सूत्री मसौदा तैयार किया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका कि यह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1929 की बैठक में दिया गया था पहला, और दूसरा जो है नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में था जिसे उन्होंने मृत्यु का वारंट माना था। तो पहला दूसरा केवल यहाँ से होगा, तीसरा जो है यह गलत हो जाएगा आपका। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। हिंदुओं की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं बल्कि जो है नेहरू समिति की रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को प्रस्तुत किया जिसे जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ ये तीसरा वाला विकल्प जो है वह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए JB कृपलानी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी और इन्हें कांग्रेस के 55वां अधिवेशन का जो अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया गया है बी ऑप्शन में। तो इन्होंने 54वां जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि रामगढ़ 1940 में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ दिया गया है, तो यह 1934 में जो है 49वां अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी जो कि मुंबई में हुआ था। और डी ऑप्शन आपका दिया गया बी पट्टाभी सीतारमैया, तो इन्होंने 1948 में जो है 56वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि जयपुर में हुआ था। तो ये सभी जो है हो गया आपका। तो इस ऑप्शन में जो आपका ये सही होगा यहाँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। और यहाँ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो 1923 में भी जो कि विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो सबसे ये यंग जो है अध्यक्ष चुने गए थे उसमें। अगला क्वेश्चन आपका, भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वे 2 साथी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 1930 में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई और 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नमक कानून तोड़कर। नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश 6 अप्रैल 1930 को किया था। और इस आंदोलन के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम जो थे वह था कि नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए और सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए और महिलाएं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दें और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए और कर अदायगी को रोका जाए। तो ये सभी कार्यक्रम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद को मंत्री नहीं बनाया गया था। इस अंतरिम सरकार में जो है जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल का मंत्री बनाया गया था और लियाकत अली को जो है वित्त मंत्री बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, अबुल कलाम को मंत्री नहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 19 में जो है आपका दिया गया है कि वाक स्वातंत्र संबंधी अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 21 में जो है में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में जो है उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है कि संविधान का भाग 15, तो संविधान का भाग 15 में जो है निर्वाचन से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। तो ये का जो हो जाएगा आपका चौथा, और बी दिया है संविधान का भाग 16, तो भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। तो बी का जो हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, और सी है संविधान का भाग 17, तो भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और डी है संविधान का भाग 18, तो भाग 18 में जो है आपात उपबंध है, तो डी का पहला हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 2, 1 जिस विकल्प में होगा वैसे होगा। तो विकल्प बी आप देख सकते हैं यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपबंध किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करें कि जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। तो संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना वह राज्य के नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी है किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है संसद को। कैग जिसको कहा जाता है कि टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम अधिकार संसद को है। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है होगा, और जो देश के राज्यों और केंद्र दोनों स्तरों की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह पद अखिल भारतीय स्तर का है जो कि संघ और राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित रखता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से होगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसको है? तो वह संसद की है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अगला क्वेश्चन आपका, EOQ से तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको हिंदी में कहा जाता है कि मितव्ययी आदेश मात्र। व्यापार में जो है अधिक मात्रा में सामग्री की खरीद करने पर क्रय लागत तो घटती है, किंतु भंडारण लागत जो है बढ़ जाती है। इसके विपरीत कम मात्रा में सामग्री की खरीद करने से भंडारण लागत कम होती है, जबकि क्रय लागत बढ़ जाती है। तो अतः जो है एक समय पर इतनी मात्रा में सामग्री की खरीद हो जाए कि क्रय लागत तथा भंडारण लागत दोनों ही न्यूनतम हो जाए, तो उस स्तर को मितव्ययी आदेश मात्रा यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ कहा जाता है। इसे जो है आर्थिक आदेश मात्रा भी कहा जाता है, और यह मॉडल फोर्ड हैरिस द्वारा 1913 में विकसित किया गया था। तो यदि पूछेगा कि EOQ मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो फोर्ड हैरिस के द्वारा यह विकसित किया गया था। किस सन में? तो 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर पर।
रिवर्स रेपो रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। और रिवर्स रेपो रेट जो है क्या होता है, तो यह आरबीआई जब कभी बैंकों से पैसा उधार के रूप में लेती है तो बदले में बैंकों को वह जिस दर से ब्याज चुकाती है उसको जो है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और रेपो रेट यानी कि रेपो दर जो है यहाँ दिया गया आपका, तो यह रेपो रेट जो है वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है, तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। और बैंक दर जो होता है, बैंक रेट, यानी कि यह एक तरह का जो है ब्याज दर होता है जिसके तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में वसूलता है। तो यह हो गया। और यहाँ दिया गया संवैधानिक तरलता दर, जिसको एसएलआर कहा जाता है। यह बैंकों के कुल जमाओं का वह भाग है जो कि बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, तो उसे संवैधानिक तरलता दर कहा जाता है, यानी कि एसएलआर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षित भंडार। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की गई है। इसके जो है दो घटक हैं, एक सुरक्षित भंडार जिसको बफर स्टॉक कहा जाता है, और दूसरा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर की सीमा वह बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वह आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसमें जो है आपका मणिपुर नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टुंड्रा एवं टैगा में। जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर टुंड्रा एवं टैगा में पाई जाती है। जैरोफाइटिक शुष्क वास स्थानों में पाए जाने वाले पौधे हैं। ऐसे वातावरण में भूमि में या तो जल वास्तव में उपस्थिति ही नहीं होता है या बहुत कम होता है, इसको भौतिक शुष्कता कहते हैं। कभी कभी जल तो पर्याप्त मात्रा में होता है पर कई कारणों से पौधा उसको अवशोषित नहीं कर पाता, इसको कार्यकीय शुष्कता कहते हैं। और काई और लीचेन टुंड्रा वनस्पति हैं, जबकि स्प्रूस और चीड़ जैसे वृक्ष वह टैगा प्रदेश में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन लैप्स जनजाति, जिसको सामी जनजाति कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तरी नॉर्वे में जो है आपका स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के पेचेंगसी जिले के पश्चिमी क्षेत्र को स्कैंडिनेवियन प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है किस देश के साथ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना के साथ। बोत्सवाना को छोड़ करके जो है जाम्बिया की सीमा सभी देशों के साथ लगती है, नामीबिया, तंजानिया और अंगोला, इन सभी के साथ। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ग्रैंड बैंक स्थित है। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से आने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर की धारा मिलती है, जो कि मत्स्यन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक मत्स्यन जो है ग्रहण क्षेत्र होता है, उसे ग्रैंड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ जो है सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागर सबसे पश्चिम में, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर जो है आपका अरल सागर। अगला क्वेश्चन आपका, नीली नील यानी कि ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताना झील से। ताना झील से नीली नील, जिसको ब्लू नाइल कहा जाता है, नदी निकलती है। यह झील पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया देश की सबसे बड़ी झील है। यह इथियोपिया के अम्हारा प्रदेश में अबिसिनिया के पठार के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। और संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी, यह जो है नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो यदि पूछेगा कि संसार की सबसे बड़ी नदी जो है कि नील नदी, वह किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है।
अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं कहाँ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में। पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? तो ऐसे जमीन को कहते हैं जिसमें मिट्टी या चट्टान और बर्फ या जैविक सामग्री शामिल होती है, जो कम से कम 2 लगातार वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रही हो। इस प्रकार की धरती में मौजूद पानी अक्सर मिट्टी में मिलकर उसे इतनी शक्ति से जमा देती है कि मिट्टी भी सीमेंट या पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। परमाफ्रॉस्ट वाले स्थान अधिकतर पृथ्वी के ध्रुवों के पास ही होते हैं, जैसे कि आपका साइबेरिया क्षेत्र, ग्रीनलैंड व अलास्का। ये सभी जो है परमाफ्रॉस्ट वाले स्थान हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ओंग जनजाति कहाँ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु अंडमान की। ओंग जनजाति जो है लघु अंडमान द्वीप समूह की जनजाति है, और मध्य व दक्षिणी अंडमान में जो जनजाति पाई जाती है वह आपका जारवा है, और सेंटिनेल द्वीप में जो जनजाति पाई जाती है उसको सेंटिनेलीज कहा जाता है, सेंटिनेलीज जनजाति। और ग्रेट निकोबार में जो जनजाति पाई जाती है वह है सोमपेन या निकोबारी जनजाति। तो सोमपेन या ग्रेट या निकोबारी जनजाति यह ग्रेट निकोबार में पाई जाती हैं। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया है कि ओंग जनजाति कहाँ की है, तो वह लघु अंडमान, आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी को। 3 समुद्रों का मिलन स्थल कन्याकुमारी को केप कमोरिन या फिर कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु राज्य का समुद्र तटीय शहर है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं, जिनमें जो है आपका गुजरात तट की जो है सर्वाधिक लंबाई है। जो 9 राज्य हैं वो आपका गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं। सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य जो है गुजरात है, जिसका लंबाई जो है आपका वह जो है 1214 किलोमीटर केवल समुद्र तट की जो है लंबाई है उसकी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अभी हम जो है कल के वीडियो में ये क्वेश्चन बताए थे, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर और मंदाकिनी नदी के तट पर जो है वह केदारनाथ धाम का जो है निर्माण किया गया है, और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम जो है वह आपका रुद्रप्रयाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उकाई परियोजना जो है किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है, तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा, और दूसरा है आपका पत्रातू, तो यह झारखंड में है, तो बी का जो है पहला हो जाएगा। सी है आपका पेंच, तो पेंच जो है मध्य प्रदेश में है, पेंच जो है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी कुछ भाग पड़ता है, तो यहाँ ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका, यानी कि चौथा, सी का चौथा। डाभोल जो है यह आपका महाराष्ट्र में है, तो डी का जो है हो जाएगा आपका तीसरा। तो 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी जो है आपका यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंडू छत्तीसगढ़ दिया गया है। यहाँ मुंडू जो है छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि दक्षिण भारत की एक प्रकार की धोती या लुंगी होती है, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी बोकू जो है यह सिक्किम हो जाएगा आपका, मेखला यह असम हो जाएगा, फेरन जो है या कश्मीर।
तो ये सभी सही है, सी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश का 77.3 है, और यदि महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो वह 57.2 है, और ओवरऑल साक्षरता उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो वह 67.7% है। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश की साक्षरता, पुरुष साक्षरता 77.3, या डी ऑप्शन आपका सही होगा। और महिला साक्षरता वह 57.2% है, और टोटल साक्षरता जो उत्तर प्रदेश का वह 67.7 है। अगला क्वेश्चन आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था, जिसकी राजधानी जो थी वह मथुरा थी। और पांचाल महाजनपद जो है वह बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था, और वत्स महाजनपद वह इलाहाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी जो थी वह कौशाम्बी में थी। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चने का। अगला प्रश्न आपका गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंवला में। गैसोहाल की पायलट परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला में वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का प्रावधान किया गया। आंवला जो है वह ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन आपका जनरथ नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया था। इसकी शुरुआत जो है वह 2015 ईस्वी से की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, आगरा और मेरठ में। ढोला लोकगीत आगरा मेरठ जनपद में लोकप्रिय है। इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला एवं मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। ढोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक कथा है। अगला प्रश्न आपका प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो है वह चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आजाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल में एकमात्र गोली बची थी तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली दाग दी और शहीद हो गए। यह घटना जो है आपका 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई थी और हमेशा के लिए इतिहास में यह दर्ज हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही गंगा एक्सप्रेसवे योजना केंद्र सरकार की योजना नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना नोएडा से बलिया तक जो कि 1047 किलोमीटर का आरंभ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा जो है 2007 में किया गया था, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कार्यक्रम और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन केंद्र सरकार की ये सभी जो है योजनाएं हैं। लेकिन यहाँ जो है आपको बता दें कि उस समय जो है यह गंगा एक्सप्रेसवे की योजना निरस्त कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान में योगी सरकार में जो है योजना फिर से 2020 के बजट में पारित किया गया, जिसमें 2000 करोड़ का बजट पेश किया गया। यह जो है मेरठ से लेके प्रयागराज तक 600 किलोमीटर के करीब जो है यह बनाया जाएगा। तो इसे जो है आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ कॉलेज का नाम। तो झांसी पहला है आपका, झांसी में कौन से कॉलेज हैं? तो महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज है झांसी में। तो ए का जो है आपका तीसरा सही हो जाएगा, मतलब ए का तीसरा होगा आपका। और बी है आपका कानपुर, तो कानपुर में जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, तो बी का जो है पहला हो जाएगा। और सी है आपका आगरा, तो आगरा में एशियन मेडिकल कॉलेज है,
तो सी का चौथा हो जाएगा। और डी है आपका गोरखपुर, तो गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज है, तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका सही कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का जो हो जाएगा वह चौथा हो जाएगा और डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रमोद सावंत, जिन्होंने मार्च 2019 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, वे किसके जो है कहाँ से विधानसभा के सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, सनक्यूलिम से। प्रमोद सावंत जो है एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जो कि सैंक्लिम, जिसको सनक्यूलिम भी कहा जाता है, विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और पेशे से वे मूलतः आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2019 में निम्न में से किस राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर बिल पारित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम ने। मार्च 2019 में मिजोरम राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्स बिल पारित किया और मिजोरम विधानसभा ने मिजोरम के नागरिकों के लाभों को छीनने वाले मिजोरम में अवैध रूप से निवास करने वाले विदेशियों का पता लगाने के उद्देश्य से घरेलू रजिस्टरों के मिजोरम मेंटेनेंस नामक एक नया विधेयक 2019 में वह पारित किया है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि मार्च 2019 में केन्या के ग्रामीण क्षेत्र के किसको जो है नामक एक विज्ञान शिक्षक ने $1 मिलियन का प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 जीता, जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर तबीची को यह जो है विश्व शिक्षक का पुरस्कार दिया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 मार्च 2019 को हिंदू तीर्थयात्रियों हेतु शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की योजना को किस देश ने सहमति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने। 26 मार्च 2019 को हिंदू तीर्थयात्रियों हेतु शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की योजना को पाकिस्तान ने सहमति प्रदान की है। अगला प्रश्न आपका, मार्च 2019 में भारत ने विकास भागीदारी कार्यक्रम के तहत नेपाल में एक शैक्षिक परिसर के निर्माण के लिए नेपाली रुपये का वित्तीय अनुदान प्रदान किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35.5 मिलियन नेपाली रुपए का वित्तीय अनुदान प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 6 मार्च 2019 को भूकंपीय खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने हेतु कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 मार्च 2019 को भूकंपीय खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने हेतु 22 जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है। इसके उपयोग से भूकंप की दृष्टि से खतरनाक क्षेत्रों को पहचान करने तथा मानचित्रण गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2018 में निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ का लेखन किया? यानी कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरव गांगुली। और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का जो नाम है प्लेइंग इट माई वे है। और बीबीएस लक्ष्मण की जो पुस्तक का नाम है वह 281 एंड बियॉन्ड है। और एम.एस. धोनी के ऊपर जो है पुस्तक लिखा गया है विश्वदीप घोष के द्वारा, MSD द मैन द लीडर। और विराट कोहली के ऊपर भी जो है एक पुस्तक लिखा गया है जिसको लिखे हैं अभिरूप भट्टाचार्य ने। तो इस पुस्तक का नाम है विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। यानी कि वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफ्लो को। एस्थर डफ्लो जो है अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वीं लोकसभा के सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। 16वीं लोकसभा जो कि 2014 से जो है 19 तक था, वर्तमान में जो है वह 17वीं लोकसभा है। तो 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक आयु के सदस्य जो थे वह थे लाल कृष्ण आडवाणी।
अगला क्वेश्चन आपका, स्विस ओपन टूर्नामेंट 2019 में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उप विजेता रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साई प्रणीत। स्विस ओपन टूर्नामेंट 2019 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साई प्रणीत ने जो है स्विस ओपन के पुरुष एकल में उप विजेता रहे, जबकि चीन के सी यूकी इस वर्ग के विजेता रहे। तो विजेता पूछा जाएगा तो चीन के सी यूकी। अगला क्वेश्चन आपका, 1 फरवरी 2019 को पेश बजट 2019-20 में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। इसकी शुरुआत जो है वह गोरखपुर से किया गया था, तो इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, चीन में वर्ष 2019 जो कि 5 फरवरी से शुरू होता है और 24 जनवरी को समाप्त होता है का वर्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुअर का। चीन में जो है वर्ष 2019 को जो है वह सुअर वर्ष के रूप में जो है मनाया गया है। इसकी शुरुआत जो होती है 5 फरवरी से शुरू होता है और 24 जनवरी को यह समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकाना क्रिकेट स्टेडियम का। 5 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2014 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है कि इस योजना का विस्तार 2020 तक बढ़ाया गया है। तीसरा है, राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी जैसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा विरासत को मजबूत करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, ये तीनों सही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में जो है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दूसरा जो है, इस योजना का विस्तार वह 2020 तक बढ़ाया गया है। और तीसरा, राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य है आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी जैसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा विरासत को मजबूत करना। तो तीनों ही सही है, 1, 2, 3, यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जायर अल बहर 2019 आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और कतर के बीच। भारत एवं कतर के बीच जो है जायर अल बहर 2019 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। और भारत और फ्रांस के बीच जो है जो सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ वह शक्ति 2019 नामक जो है सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई राजस्थान में। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है जो सैन्य अभ्यास किया गया उसका नाम है दस्तलीक 2019 जो कि ताशकंद में हुआ। और भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 2019 नामक अभ्यास किया गया जो कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी जिले में। झांसी जिले में मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा जो है वह काली मृदा का एक भाग है। काली मृदा जिसको रेगुर मृदा या फिर कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। मार मृदा जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SBI कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन आपका, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यमुखी जो है एक तिलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन आपका, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर HBJ नामक गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इस गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य 1986 यानी कि 1986 में किया गया था। यह गैस पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई जो है वह 34,74,000 किलोमीटर है। कितना है? 34,74,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है एक तरफ दिया गया तेल शोधक कारखाना और दूसरी तरफ राज्य। तो ए दिया गया आपका नुमालीगढ़, तो यह किस राज्य में है? तो यह असम में है, तो ए का चौथा हो जाएगा। और बी है आपका तातीपाका, तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। और सी है कोयली, तो कोयली जो है यह गुजरात में है, सी का दूसरा हो जाएगा। बरौनी कहाँ है? तो यह बिहार में, तो डी का पहला, यानी कि 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ यानी कि 6 लेन एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई तथा पुणे। मुंबई तथा पुणे जो है द्रुतगामी महामार्ग भारत का पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है। यह मुंबई के कलाम बोली से प्रारंभ होकर पुणे के देहो आरडी तक लंबा सफर तय करता है। इस एक्सप्रेस मार्ग पर निर्मित सुरंगों का निर्माण कोकण कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है कि भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तीसरा है भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और चौथा है भारत में मेघालय ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि भारत में कर्नाटक जो है कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका सही है। दूसरा दिया गया कि भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तीसरा है आपका भारत में झारखंड जो है वह टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह है आपका सही है। और चौथा दिया गया कि भारत में मेघालय ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ईरी रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वह असम है न कि मेघालय, तो इसलिए जो है आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। यानी कि पहला और तीसरा सही हुआ केवल, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। 1896 ईस्वी की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम कब सबसे पहले गाया गया था? तो 1896 ईस्वी की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। इंडिका के मूल लेखक जो थे वह मेगास्थनीज थे। सेल्यूकस निकेटर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 300 ईसा पूर्व में जो है अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा था। और पाटलिपुत्र में रहते हुए मेगास्थनीज ने जो देखा वह सुना उसे इंडिका नामक पुस्तक में जो है लेखबद्ध किया। और इंडिका जो है यह अभी तक जो है उपलब्ध नहीं है पुस्तक यह। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर में। अक्टूबर 1924 में जो है सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन यानी कि HRA की स्थापना की थी। और बाद में इसका नाम बदलकर भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है किस तारीख को?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 मार्च को जो है वह सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय वह मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यह जो है देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था है नाबार्ड। अगला प्रश्न है आपका, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक की लेखिका जो है वह तस्लीमा नसरीन है। उनकी जो अन्य पुस्तक है वह औरत का कोई देश नहीं, द्विखंडित और छोटे छोटे दुख, वे अंधेरे दिन, ये सभी जो है तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट ने। भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने 1765 ईस्वी में किया था। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन आपका, पीसो मुद्रा है कहाँ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस की। पीसो जो है फिलीपींस की मुद्रा है। और जापान की मुद्रा का नाम है येन। तो यह कई बार पूछा गया एग्जाम में, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो येन है। और ओमान की मुद्रा का नाम जो है वह आपका रियाल है। और ताइवान की मुद्रा जो है वह डॉलर है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन, जिनको जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन कहा जाता है, प्रथम भारतीय हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार प्रकाश की प्रकीर्णन तथा इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में प्रदान किया गया था। तो किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस यानी कि क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में अंत में कौन सी संख्या आएगी? तो आप देख सकते हैं एक श्रृंखला दिया गया है, 13, 23, 34, 46, 59 और 73। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं 13, उसके बाद 23 दिया गया। 13, 10 कितना होता है? 23। और 23, 11 कितना हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा। 34, 12, 46 हो जाएगा। और 46 और 59 जो है, 46 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 59 हो जाएगा। और 59 में 59 से 73 दिया गया। तो 59 में जो है आपका 59 में जो है 14 जोड़ेंगे तो आपका 73 हो जाएगा। और 73 के बाद जो है आप 15 जोड़ देंगे तो 5, 3, 8 हो जाएगा आपका, 7, 1, 8 यानी कि 88 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वह डी ऑप्शन होगा, 88। फिर से एक बार देख लीजिए, 13 के बाद जो है 23 दिया गया है तो 13, 10, 23 हो जाएगा आपका। 23 के बाद 34 है तो 23 प्लस 11 करेंगे 34 हो जाएगा। और 34 प्लस जो है 12 करेंगे तो आपका 46 हो जाएगा। और 46 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 59 हो जाएगा। और 59 में 14 जोड़ेंगे 73। और 73 में 15 जोड़ दीजिए तो 88 यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि शब्द मैथमेटिक्स में एम को पी से और ए को डी से, टी को डब्ल्यू से और इसी प्रकार अन्य को बदल दिया जाए तो नवीन अक्षर श्रृंखला का 9वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं, तो सभी में जैसे कि एम को क्या कह रहा है कि एम को पी से
और ए को डी से, तो सभी में आप देख सकते हैं एम एन ओ पी, यानी कि 3 जोड़ दिया गया एम में, फिर उस तरह ए में भी 3 जोड़ दिया गया, इस तरह आपको टी में भी 3 आगे जोड़ दिया गया, फिर इस तरह आपको सबको लिखना है और अंत में जो है आपको 9वां अक्षर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो एम को जो है एम में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा पी, यहाँ लिख देते हैं, पी हो गया आपका। उसके बाद जो है ए में आप 3 जोड़ेंगे तो ए बी सी डी, डी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है टी में आप 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा टी यू भी डब्लू, ये हो गया। फिर जो है आप एच में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका के, फिर उस तरह ई में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एच ई एफ जी एच। उसके बाद जो है एम में फिर जो है आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा पी, फिर इस तरह ए में आप 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा डी, फिर जो है टी में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा डब्लू, और फिर जो आई में आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आई जे के एल, एल हो जाएगा। और सी में फिर आप 3 जोड़िएगा तो सी डी ई एफ, एफ हो जाएगा। और लास्ट में आपका यस है तो यस में 3 जोड़ेंगे तो यस टी यू भी, भी हो गया। तो आपको 9वां अक्षर बताना है कि क्या होगा इसमें से। तो आप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां अक्षर जो है आपका यल आ रहा है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां अक्षर जो होगा वह यल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सा होगा। तो आपको जो है इसमें बताना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए जो है यहाँ देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 और इधर 6, इधर 7 और 4, तो 5 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 7 4 जोड़ेंगे 11, तो 11 माइनस 11 कितना आ जाएगा 0, तो बीच में आपका 0 दिया गया है, ये हो गया। इस तरह इसको भी जोड़ दीजिए, 7 6 13 और 8 4 12, 13 माइनस 12 करेंगे 1 हो जाएगा, तो आपका बीच में जो है 1 दिया गया है। इस तरह जो है आपको लास्ट वाला कर लेना है, तो 11 5 16 हो जाएगा और 6 3 9, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 9 7 16 होता है, तो 7 आ जाएगा। आप जो आंसर से हो जाएगा आपका ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा 7, बीच में क्या आएगा 7। अगला प्रश्न है आपका, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम की दाहिनी ओर बन रही थी, तो श्याम किस दिशा में देख रहा था। तो चलिए जो है देखते हैं यहाँ। तो आपको जो है सबसे पहले दिशा ज्ञात होना चाहिए। ऊपर यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, नीचे जो है साउथ, इधर जो आपका ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट यानी कि ये पूरब और ये पश्चिम। तो सूर्य जो है क्या कह रहा है कि श्याम सुबह के वक्त, तो सूर्य जो है सुबह में पूरब की तरफ से ही निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य मान लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये वह राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे जो है, तो ये हो गया मान लीजिए, ये सूर्य हो गया। राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात करें, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी, तो मान लीजिए श्याम हो गया और इधर जो है राम, यानी कि आमने सामने जब खड़ा होंगे तो क्या रहा है कि राम की छाया जो है वह श्याम की दाहिनी ओर बन रही थी। श्याम का दाहिना जो है आप देख सकते हैं, यदि आमने सामने होंगे तो इस तरह होंगे, श्याम की दाहिनी ओर राम की छाया बन रही थी। और श्याम जो है किस दिशा में देख रहा था, तो श्याम जो है आप देख सकते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ ही देखेगा, तभी जो है आपका आमने सामने होंगे। और राम जो है किस दिशा की ओर देख रहा था, तो राम जो है वह उत्तर दिशा की ओर देख रहा था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा, आपसे पूछा क्या गया है कि श्याम किस दिशा में देख रहा था, तो श्याम जो देख रहा था वह दक्षिण यानी कि इधर देख रहा था, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है कि वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है, तो मान लीजिए फोटोग्राफ हो गया कि संकेत करते हुए सविता कहती है, सविता हो गई मान लीजिए कि वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो सविता के दादा हो गए कि एकमात्र बेटे का बेटा है। तो फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से जो है किस प्रकार संबंधित है, तो एकमात्र बेटे मतलब कि जो है ये सविता के जो है पिता ये भी होंगे, और सविता के दादा ये हो गए, और ये जो है सविता का क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि फोटोग्राफ वाला पुरुष यानी कि ये जो है सविता से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाई। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए पासा में यदि अंक 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा।
तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं ये सभी किसी का जो जोड़ जो है वह यहाँ 7 नहीं आ रहा है, तो इसको जो है एक मानक पासा कहा जाता है। यदि अगल बगल का जो है जोड़ने पर 7 आता है तो वह मानक पासा नहीं होता, तो इसे जो है आप एक मानक पासा मान सकते हैं। तो यहाँ जो पूछा गया 3 की ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप जो है 3 में जोड़ने पर जो है कितना 7 आ जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो वह जो है उसके विपरीत होगा। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा 4। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो वह 4 होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। लाल का संबंध जो है आपका यहाँ खतरा से दिया गया है, तो कौन सा जो है सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस तरह जो है लाल का रंग जो है खतरा से, उस तरह काला का जो अर्थ होता है वह शोक से होता है, तो डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बड़ी वाली आकृति जो मान लीजिए दूध हो गई, और बकरी भी दूध देती है और गाय भी दूध देती है, तो 2 हो गया आपका। मुर्गी जो है अलग हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। सी आकृति जो है इसे मोड़ करके बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृति आपका दिया गया, उत्तर आकृति कौन सा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह कि पहले त्रिभुज है, फिर जो है सर्कल है, तो दूसरे वाली आकृति में जो है वृत्त जो है ऊपर हो गया है और सर्कल त्रिभुज जो है उस वृत्त के अंदर हो गया है। तो जिस कलर में होगा आपको उसी कलर में जो है यहाँ भी दर्शाना है, तो उस तरह यहाँ भी हो जाएगा। वर्ग जो है वह आपका सबसे ऊपर हो जाएगा, कि यहाँ वर्ग छोटा है तो सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जो है अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट हो रहा है, देख रहे हैं त्रिभुज जो है अपोजिट हो गया है, तो यहाँ भी जो है ये तीर जो है अपोजिट हो जाएगा और फील के साथ, यानी कि वहाँ जो है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विषम छांटिए। तो इनमें से आपको विषम बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं डी, यानी कि नर्मदा जो है भिन्न आपका हो जाएगा, क्योंकि कल ही हम जो है अभी नदी वाला पार्ट आपको पढ़ाए थे भूगोल में। क्योंकि आप देख सकते हैं कृष्णा, कावेरी और महानदी ये सभी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, और नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक दर्पण को यमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। प्रतिबिंब आकृति जो बनेगी सी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं वर्गों की संख्या आप लोग काउंट कर लीजिएगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। टोटल जो है 22 वर्ग इसमें बनेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति जैसा दिखाई देती है। तो ये जो है आप देख सकते हैं काफ़ी इजी प्रश्न है। इस सेम जैसा दिखने वाली आकृति आपको बताना है कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं सी विकल्प जो है आपका सेम आकृति जैसी है, तो सी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो है रीजनिंग का। तो दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद 2 धारणाएं दिए गए हैं, पहला और दूसरा। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है, और कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित है। तो कथन जो है आपका, पढ़ने में रुचि और विकसित करने के लिए इस वर्ष विद्यालय ने प्रत्येक छात्र को हर सप्ताह 2 पुस्तकें पढ़ने तथा उन पुस्तकों का साप्ताहिक विवरण देने को अनिवार्य कर दिया है। और पूर्व धारणा दिया गया है कि पहला है, पढ़ने में रुचि का जबरदस्ती सृजन किया जा सकता है। दूसरा कि बच्चों में पढ़ने की आदत सृजन में विद्यालय सफल हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पूर्वधारणा 2 जो है वह प्रभावशाली होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों में पढ़ने की आदत सृजन में विद्यालय जो है वह सफल हुआ है। पहला जो है ये आपका गलत हो जाएगा, पढ़ने में रुचि का जबरदस्ती सृजन किया जा सकता है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। तो बी केवल सही हो जाएगा कि पूर्वधारणा जो है 2 वह प्रभावशाली है। पढ़ने में रुचि का जो है जबरदस्ती सृजन किया जा सकता है, धारणा 1 जो है मतलब पूर्वधारणा जो है 1 यह प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि जब तक पढ़ने में रुचि नहीं होगी तब तक जबरदस्ती सृजन नहीं किया जा सकता। जबकि जो है दूसरा यहाँ दिया गया पूर्वधारणा कि बच्चों में पढ़ने की आदत सृजन में विद्यालय सफल हुआ है, यह धारणा प्रभावशाली है, क्योंकि बच्चों के पढ़ने की आदत में बदलाव जो है वह किया जा सकता है। तो इसलिए आपका केवल 2 सही होगा, पूर्वधारणा 2 प्रभावशाली है। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।